चलो, shall we start? तो हमारे इस AS13 का सेकेंड पार्ट, प्रैक्टिकल चैप्टर का सेकेंड पार्ट, राइट डाउन अकाउंटिंग ऑफ वेरिएबल इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज। अकाउंटिंग ऑफ वेरिएबल इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज। सो फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटी का क्या फीचर था? इंटरेस्ट हमें स्पेसिफिक डेट्स पे किसी भी हालत में रिसीव होता था। इज इट राइट? इसीलिए जब लोग आपस में परचेस सेल के ट्रांजैक्शंस कर रहे थे, तो उसी दिन, जिस दिन परचेस सेल का ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसी दिन इंटरेस्ट जो कुछ भी ड्यू है उस इन्वेस्टमेंट पे, वो एडिशनल पे करते थे या फिर रिसीव करते थे। परचेस करते समय एडिशनल पे किया जाता था एंड सेल करते समय रिसीव किया जाता था, क्योंकि फ्यूचर में वो इंटरेस्ट मिलेगा, वो पक्का था वहां पे। इज इट राइट? तो एक्रूअल ऑफ इंटरेस्ट वाज कंसिडर्ड, पॉसिबल भी था एंड कंसिडर्ड व्हाइल डूइंग द ट्रांजैक्शन। फ्यूचर में आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो आज ही मुझे इंटरेस्ट देके रखो। ये फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी का फीचर था, जो अब यहां पे नहीं होने वाला है। आर यू गेटिंग दिस? तो यहां पे वेरिएबल इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी मतलब कौन सी? शेयर्स, राइट? तो शेयर्स का अकाउंटिंग कैसे करना है वो अभी हमें यहां पे सीखना है। ठीक है, चलो जी, शैल वी स्टार्ट? तो लिखेंगे इसमें पॉइंट नंबर ए, फॉर्मेट ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट। जो कि सेम ही रहेगा, लिखेंगे सेम ओनली इंटरेस्ट कॉलम इज टू बी चेंज्ड। बराबर है ना? इज टू बी चेंज्ड विथ विच कॉलम? डिविडेंड कॉलम। रिप्लेस बोलोगे तो भी चलेगा। मतलब फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी पे क्या मिलता था? इंटरेस्ट मिलता था। वेरिएबल इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी पे क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। दैट्स इट। इज इट राइट? तो फॉर्मेट में कोई बदलाव नहीं है। अब अगले लाइन पे लिखेंगे अकाउंटिंग ऑफ परचेस ऑफ शेयर एंड सेल ऑफ शेयर्स। अब वेरिएबल इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी मतलब ऐसा कुछ अलग सीखने को मिलेगा ऐसा नहीं है, सेम इन्वेस्टमेंट ही है। क्या ट्रांजैक्शंस होंगे? परचेस होगा, सेल होगा, सेल पे प्रॉफिट लॉस होगा, बराबर है कि नहीं? या फिर इन्वेस्टमेंट को आप होल्ड करके रखोगे और उस इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स मिलेंगे। रिटर्न्स में फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी पे क्या रिटर्न मिलता था? सिर्फ इंटरेस्ट मिलता था। लेकिन शेयर्स के केस में क्या मिलेगा? और कुछ मिल सकता है क्या शेयर्स के केस में? बोनस शेयर्स मिल सकते हैं, राइट शेयर्स मिल सकते हैं, राइट है?
तो ये तीनों रिटर्न का अकाउंटिंग कैसे करना है वो भी हमें यहाँ पे स्पेशली पढ़ना है। डिविडेंड, बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स, ये तीन रिटर्न जनरेट करता है हमारा शेयर्स। शेयर नाम की जो इन्वेस्टमेंट है वो तीन प्रकार के रिटर्न जनरेट करती है, वो तीनों को डिटेल में समझना है और उसका अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ इन्वेस्टर सीखना है। बाकी परचेस सेल के ट्रांजैक्शन तो रहेंगे ही रहेंगे, प्लस सेल किया तो प्रॉफिट लॉस होगा। इज इट राइट? चलो, तो अकाउंटिंग उसमें से मैं कौन सा डिस्कस कर रहा हूं यहां पे? परचेस ऑफ शेयर्स एंड सेल ऑफ शेयर्स लिखेंगे। पॉइंट टू रिमेंबर, उसमें रोमन 1, एक्रूअल ऑफ डिविडेंड is not certain like interest. Hence, no question of payment of dividend no question of payment of dividend along with purchase or sale of shares। मतलब सर कहना क्या चाहते हो? दैट इज नो कंसेप्ट ऑफ एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट लाइक एक्स डिविडेंड कम डिविडेंड। आई होप आपको समझ में आ रहा है। मतलब यहां पे ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है एक्स डिविडेंड कम डिविडेंड। जैसे एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट होता था, वैसे एक्स डिविडेंड कम डिविडेंड ऐसा कोई टर्म वगैरह कुछ डिसाइड नहीं होगा। आर यू गेटिंग दिस? दोस्तों मान लो अभी मैं मार्केट में शेयर्स बेच रहा हूं, तो मुझे थोड़ी पता है कि मैंने जिस कंपनी के शेयर्स होल्ड करके रखे हैं उसका डिविडेंड मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्या डिविडेंड पे करना कंपलसरी है कंपनियों को? शेयर्स के ऊपर सर्टेन परसेंटेज से डिविडेंड पे करना है, मतलब करना है, ऐसा कोई कमिटमेंट दिया है कंपनी ने? शेयर्स के ऊपर कोई कमिटमेंट नहीं होता है। शेयर्स में आपको ओनरशिप दी जाती है, दैट्स इट, एंड वोटिंग पावर दिया जाता है। आप ज्यादा से ज्यादा शेयर के केस में क्या कर सकते हो? अपना वोट डाल सकते हो, लेकिन आपके वोट को कौन पूछता है? जिसके पास मेजॉरिटी शेयर्स है उसको ज्यादा डिमांड है, बराबर है ना? आपके वोट से देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप मेजॉरिटी शेयर होल्डर नहीं हो। मेजॉरिटी शेयर होल्डर हो तो डिसीजन मेकिंग में आपका कंट्रीब्यूशन हो सकता है। इज इट राइट? अब मेरे पास इतने कंपनियों के शेयर्स हैं, मैं कभी जाता हूं वोटिंग करने के लिए, एक बार भी वोट नहीं किया मैंने, मुझे पता भी नहीं होता है कि क्या चल रहा है वहां पे, मुझे बिना बताए करता है। बोलो, अब डीमार्ट जैसे कंपनी के शेयर्स है मेरे पास, यस बैंक के भी है, जो जो डिसीजन लेते हैं मुझे पूछते ही नहीं है। अपमान है, अपमान। एनीवे, जान दो, जाने दो, नहीं केस भी नहीं कर सकता, बिकॉज दिस इज हाउ लॉ वर्क्स, बराबर है ना? मैं वोट कर सकता हूं, हर वक्त मेल पे नोटिस आता है मीटिंग का, आज इस मैटर को डिस्कस होने वाला है, आप आ जाओ करके, मीटिंग करो, अटेंड करो और वोट करो। एनीवे, सो पॉइंट इज, दोस्तों ध्यान से समझ लो, शेयर्स जब हम किसी कंपनी के खरीदते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमें क्या मिलता है? ओनरशिप मिलता है, और जो प्रॉफिट्स कमाएगी कंपनी उसमें हमारा जितना परसेंटेज होल्डिंग है उतना हक रहता है प्रॉफिट्स में। लेकिन प्रॉफिट जो कमाया वो कंपलसरी बांटना पड़ता है क्या कंपनी को? कंपनी अगर डिविडेंड ना देना चाहे तो इज इट ओके? यस, बिकॉज शेयर जब मैंने खरीदे थे तब शेयर सर्टिफिकेट पे ऐसी कोई कमिटमेंट उन्होंने लिख के नहीं दी है जो डिबेंचर्स के केस में होती है। डिबेंचर के केस में सर्टेन परसेंटेज से ही आपको क्या मिलेगा? रिटर्न मिलेगा। यानी मान लो कंपनी ने 50% प्रॉफिट कमा लिया,
तो कंपनी 50% डिवेंचर होल्डर्स को नहीं देती, उसमें से सिंपली 8%, 10% जो भी कमिटेड रेट है वो दिया जाता है। मतलब ज्यादा फायदे होने से डिवेंचर होल्डर को ज्यादा अमाउंट नहीं बांटी जाती, लेकिन यहां पे शेयर्स के केस में जितने ज्यादा फायदे होते हैं उतना शेयर होल्डर का प्रॉफिट बढ़ जाता है। बराबर है कि नहीं? हाँ, सवाल यह है कि कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, इसका मतलब उनको डिस्ट्रीब्यूशन करना कंपलसरी है क्या? आंसर इज नो। कंपनी अपने मन के हिसाब से, बाय लुकिंग एट द फाइनेंशियल पोजीशन, क्या फ्यूचर में हमें पैसे कितने लगने वाले हैं, हमारे पास एक्सेस पैसे पड़े रहते हैं क्या, वो सब चीजों का ख्याल रख के डायरेक्टर लोग डिविडेंड देने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अगर कंपनी कैश रिच कंपनी है तो डिविडेंड बांटा जाएगा। मान लो कंपनी के पास पैसे कम पड़ते हैं, कंपनी के पास इतने सारे प्रोजेक्ट्स है कि जितना पैसा लाओ उतना कम ही पड़ता है, तो कंपनी डिविडेंड क्यों बांटेगी? आप ही के पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट करेगी और आपके पैसे और बढ़ा के देगी। आर यू गेटिंग इट? हाँ, मतलब इनडायरेक्टली पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज डिविडेंड इज नॉट कमिटेड। आपको डिविडेंड मिलने की कोई गारंटी नहीं है। तो मान लो मेरे पास 1000 शेयर से यस बैंक के हरीश ने खरीदने का सोचा मेरे पास से, तो मैंने हरीश को बोला कि हरीश, वैसे भी अकाउंटिंग ईयर खत्म होता जा रहा है, 31 मार्च को तुम मेरे पास से शेयर्स खरीद रहे हो, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इसके ऊपर डिविडेंड मिलेगा, तो वो डिविडेंड मुझे दे दो। तो हरीश बोलेगा सर सबसे पहले मुझे ये बताओ कि डिविडेंड कौन से रेट से कैलकुलेट करूं, क्योंकि पास्ट ईयर्स में मान लो 10%, 12%, 13% से दिया था 3 सालों में पिछले, तो उसका एवरेज रेट ले लो। मान लो ले भी लेते हो तो क्या गारंटी कि इस फाइनेंशियल ईयर का डिविडेंड आपको कंपनी देगी? यानी डिविडेंड इज नॉट एट ऑल अ कमिटमेंट फ्रॉम द कंपनीज एंड। समझ में आ रहा है क्या? तो डिविडेंड की कोई गारंटी नहीं है। तो क्या हरीश मुझे डिविडेंड के पैसे एक्स्ट्रा देगा जो फ्यूचर में उसको मिलने वाले हैं? नहीं देगा वो। आर यू गेटिंग इट? क्यों? सिंपल है, नहीं मिला तो उसके पैसे जाएंगे ना फिर एक्स्ट्रा, कोई नहीं देगा। तो यहां पे ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है एक्स डिविडेंड कम डिविडेंड। समझ में आ रहा है? वाई डिविडेंड नहीं होता है, एक्स डिविडेंड कम डिविडेंड, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। इज इट राइट? अरे बोलो। तो सिंपल है, मेरा काम आसान, जो प्राइस बताया वही हमारा इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट। इज इट राइट और नॉट? प्रॉब्लम क्या होती थी, हमारे फिक्स्ड इनकम बेरिंग सिक्योरिटीज में जो रेट बताया जाता था, अगर वो कम डिविडेंड है, कम इंटरेस्ट है, तो हमें क्या समझना पड़ता था कि इंटरेस्ट के साथ इतना अमाउंट देना है हमें, तो इंटरेस्ट बाजू करके हमें इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट अलग से निकालना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं आएगा। तो यहाँ पे जितना भाव बताया वो किस चीज के लिए? इन्वेस्टमेंट के लिए ही बताया, इसीलिए मैंने ये पॉइंट लिख के दिया है। तो लिखेंगे अगले लाइन पे, सो जर्नल एंट्री ऑन परचेस, क्या जर्नल एंट्री होगी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इन्वेस्टमेंट डेबिट कौन से अमाउंट से करोगे? एक्विजिशन कॉस्ट प्लस एक्सपेंसेस। लिखो क्या मैं? एक्सपेंसेस मतलब कौन से? इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, ब्रोकरेज वगैरह। ओके, अरे बोलो ना। चलो जर्नल एंट्री ऑन सेल बता दो। बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। वेरी गुड। मतलब इसमें कोई इंटरेस्ट डिविडेंड ऐसा कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट कितने से करोगे? सेल वैल्यू लेस एक्सपेंसेस। बराबर है क्या बच्चों? हाँ, क्या हुआ? और लिखेंगे ना अभी। नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। सेल करोगे तो एक तो प्रॉफिट होगा, नहीं तो लॉस होगा। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। AS 13 ये प्रॉफिट को कहां पे ट्रांसफर करने के लिए बोलता है? P&L को।
shall be transferred to P&L account. क्या यहां तक की बातें सभी बच्चों को समझ में आ गई? अरे बोलो ना। पॉइंट नंबर सी। यस सी बराबर है। ए फॉर्मेट ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ, बी अकाउंटिंग ऑफ परचेस एंड सेल, एंड तीसरा पॉइंट नंबर सी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिटर्न्स ऑन शेयर, जिसमें पहला रिटर्न कौन सा है? डिविडेंड। दूसरा रिटर्न कौन सा है? बोनस शेयर। एंड तीसरा रिटर्न है राइट शेयर्स। ठीक है, सब लोग मेरे साथ हो? फाइन। तो हम ये 3 पॉइंट्स एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट मैं फिर से लिख रहा हूं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड। लिखेंगे बिफोर डिस्कसिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, in the books of investor, let's understand few important things about dividend. Few important things about dividend. ओके, जिसमें नोट 1 लिखता हूं मैं, कंसेप्ट ऑफ रिकॉर्ड डेट। बच्चों, डू यू नो व्हाट इज डिविडेंड एंड हाउ इट वर्क्स? कि क्या होता है डिविडेंड वगैरह, कुछ समझ में आया आपको आज तक? अभी तक कभी डिस्कशन हुआ ही नहीं है ना इसका। अब ध्यान से समझेंगे सब लोग, ठीक है? डिविडेंड पहले क्या है वो समझ लेते हैं। सिंपल भाषा में डिविडेंड एक प्रकार का ड्राइंग है। ड्राइंग पता है आपको? ड्राइंग्स प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस के हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे, याद है ना? पूरे साल में प्रॉफिट कमाते थे हम लोग, और प्रॉफिट मालिक लोग क्या करते थे? विड्रॉ करते थे, बराबर है ना? जो विड्रॉवल्स फ्रॉम बिजनेस है इन कैश, प्रॉफिट विड्रॉवल्स फ्रॉम बिजनेस इन कैश इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग्स। ऑफ कोर्स ड्रॉइंग्स में और भी बहुत सारी चीजें, गुड्स भी विड्रॉ करता है तो ड्रॉइंग्स ही बोलते थे, बराबर है ना? कोई पर्सनल खर्चे करता है बिजनेस के बैंक अकाउंट से तो भी ड्रॉइंग्स ही बोलते थे। इनडायरेक्टली सबको हम विड्रॉवल्स बोलते थे, करेक्ट है ना? विड्रॉवल्स फ्रॉम द बिजनेस विल बी कंसिडर्ड एज ड्रॉइंग्स, विड्रॉवल्स फॉर पर्सनल यूज विल बी कंसिडर्ड एज ड्रॉइंग्स। डिविडेंड भी कुछ अलग नहीं है, ड्रॉइंग ही तो है। डिविडेंड क्या है? ड्रॉइंग ही तो है। बस प्रोप्राइटरशिप में क्या था, अकेला इंसान होता था, उसका खुद का बिजनेस है, जब मन करे तब कंपनी में जाके अपने बिजनेस में जाके पैसे जितने चाहिए उतने विड्रॉ कर सकता था, उसको कोई बोलने वाला नहीं है। इमेजिन दिस रूल इज एप्लीकेबल फॉर कंपनी ऑल्सो। देन मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा? दौड़ते हुए यस बैंक में जाऊंगा आज। ताला क्यों खरीदूंगा? मेरी कंपनी है। विड्रॉवल करके आऊंगा, बोलो हाँ या ना?
फिर मान लो हरीश के पास शेयर है थोड़े से, तो वो भी जाएगा, वो भी मन मर्जी के हिसाब से पैसे निकाल के आएगा। तो ऐसा चलेगा क्या कंपनी में? नहीं ना। कंपनी का फॉर्म आपको पता है, बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, सबको डिसीजन मेकिंग का अधिकार नहीं है, बस ज्यादा से ज्यादा आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। इज इट राइट? तो कंपनी डिसाइड करती है, कंपनी के डायरेक्टर्स लोग डिसाइड करते हैं कि हर व्यक्ति को कितना विड्रॉवल परमिट करना है, वो भी कंपनी के हित में अगर है तो। ऐसी कोई कमिटमेंट भी नहीं दी है, मतलब ड्राइंग्स ही है एक प्रकार से, बस डिसीजन किसके हाथ में है? डायरेक्टर्स के हाथ में है, यानी कंपनी के हाथ में है कि कितना पैसा बांटना है। बेसिकली कंसेप्ट ऑफ डिविडेंड पहले समझना है हमें। आज का डिस्कशन थोड़ा सा हम कंपनी के एंगल से पहले समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कंपनी क्या कर रही है वो जब तक आपको समझ में नहीं आता तब तक इन्वेस्टर के बुक्स में अकाउंटिंग कैसे करना है वो कैसे समझ में आएगा। आर यू गेटिंग दिस? और मुझे दो टाइप्स ऑफ डिविडेंड भी बताने आपको आगे जाके, इसलिए मुझे ये डिस्कस करना मैंडेटरी है। तो मान लो हमारा पूरा का पूरा बिजनेस कैश बिजनेस है। क्या बिजनेस है? कैश बिजनेस। मतलब मैं क्रेडिट पे गुड्स खरीदता भी नहीं हूं और बेचता भी नहीं हूं। सिचुएशन सबको समझ में आया? हाँ। अब समझ लो, अगर मेरे कंपनी में मैंने 50 रुपए का कैपिटल रेज किया, तो इशू ऑफ शेयर्स के अनुसार एंट्री क्या मारोगे आप लोग? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 50-50 एंड लेटर ऑन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पूरा पैसा एक साथ ही पहले झटके में 50 रुपए रेज कर लिए। जानबूझ के छोटे नंबर्स ले रहा हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। अब बैलेंस शीट कंपनी का कुछ ऐसा दिखेगा, शेयर कैपिटल 50 एंड बैंक 50। क्या मैं ये 50 रुपए का शेयर कैपिटल जब मन में आए तब लौटा सकता हूं शेयर होल्डर्स को? क्या ये 50 रुपए शेयर होल्डर्स कंपनी से विड्रॉ कर सकते हैं बाय पासिंग रिजोल्यूशन एंड ऑल? नहीं। ये वापस कब दिया जाएगा? इन केस ऑफ वाइंडिंग अप। इसमें एक एक्सेप्शन है, थोड़ा पैसा आप वापस दे सकते हो जिसको बायबैक ऑफ शेयर्स बोलते हैं, बट उस पर अभी तक हमने अब हमें चर्चा करने की जरूरत नहीं है, वो आगे जाके पढ़ लेंगे। डू यू गेट इट? इसमें एक ऑप्शन है, थोड़ा शेयर कैपिटल हम बायबैक कर सकते हैं, बट उसके लिए बहुत सारे कंडीशंस हैं कंपनी लॉ में जो हमें हमारे सिलेबस में है, बाय द वे आगे जाके पढ़ना है। बट अभी तक हमें सीए फाउंडेशन के लेवल पे यही बताया गया था कि ये पैसे किसी भी हालत में वापस नहीं कर सकते, मतलब ये ड्रॉइंग कभी नहीं हो सकता, यानी ये 50 रुपए कभी भी विड्रॉ नहीं हो सकते कंपनी से। अब कंपनी ये 50 रुपए लेके क्या करेगी? बिजनेस करेगी। बिजनेस करेगी मतलब क्या करेगी? गुड्स खरीदेगी। तो मान लो ये ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट बनाया मैंने उसी साल का, और ये अगली बैलेंस शीट बना रहा हूं मैं, ये ओपनिंग बैलेंस शीट हुई ना फॉर एग्जांपल। अब कंपनी ने बिजनेस करना शुरू कर दिया, बोलो दोस्तों क्या करेगी कंपनी? नहीं तो मैं इसी बैलेंस शीट में चेंज करता जाऊंगा, चलेगा क्या? जैसे ट्रांजैक्शन होते जाएंगे ये बैलेंस शीट बदलता जाऊंगा मैं। बोलो 50 रुपए से गुड्स खरीदे कंपनी ने, तो एंट्री क्या होगी? परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बराबर है क्या? और वो परचेस एक प्रकार से इन्वेंट्री की तरह दिखेंगे, तो 50 रुपए इन्वेंट्री में जाएंगे और बैंक से बैलेंस घट जाएगा। और ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में टू परचेस आएगा कितना? 50। एंड अगर मैं इसको बेचता नहीं हूं तो उस दिन वो क्लोजिंग स्टॉक दिख जाएगा 50, तो प्रॉफिट 0। आर यू ऑल गेटिंग दिस? हाँ। बट मान लो मैंने अगले दिन, जिस दिन खरीदे उसके अगले दिन, जिस दिन खरीदा उस दिन का बैलेंस शीट है, अगले दिन मैंने यही गुड्स कितने में बेच दिए? 100 रुपए में बेच दिए, तो बैंक में वापस आ गया 100। सेल दिख गया हमारा कितने का? 100 रुपीज का। और हमें यहां पे प्रॉफिट दिख गया कितने रुपए का? 100 माइनस 50, 50 का प्रॉफिट दिख गया। इज इट राइट? अर्लियर प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस में हम ये प्रॉफिट कहां पे ट्रांसफर करते थे? इस कैपिटल में ऐड करते थे। बट अब कंपनी के केस में हजारों शेयर होल्डर्स होते हैं, क्या हर एक के अकाउंट में जाके क्या प्रॉफिट ऐड करोगे? डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स टोटल इनटू शेयर्स हेल्ड बाय दैट पार्टी? इम्पॉसिबल है। एंड करके भी क्या करोगे? ये ओरिजिनल अमाउंट वो विड्रॉ नहीं कर सकता है, लेकिन क्या ये प्रॉफिट के पैसे वो विड्रॉ कर सकता है अगर सब लोग इकट्ठा होकर यस बोलते तो? यस। आर यू गेटिंग दिस? यानी इसीलिए हम लोग ये प्रॉफिट यहां पे कैपिटल में ऐड नहीं करते हैं, हम इसको रिजर्व्स एंड सरप्लस नाम का एक हेडिंग बनाते हैं और इसके अंडर पी एंड एल अकाउंट का बैलेंस दिखाते हैं कितना? 50। तो ये नई बैलेंस शीट टैली हो गई क्या?
मैंने कैपिटल के 50 रुपए इंट्रोड्यूस किए थे और गुड्स खरीद के बेच के 50 रुपए का फायदा कमाया, और मेरा कैश बिजनेस होने के कारण बैलेंस शीट बस इतना ही दिखेगा, ना ही डेटर्स दिखेंगे ना ही क्रेडिटर्स दिखेंगे। यानी मेरे बैंक बैलेंस में जो 100 रुपए है उसका ब्रेकअप आप मुझे बता सकते हो क्या? 100 में से 50 कैपिटल के है एंड 100 में से 50 प्रॉफिट के है। आर यू गेटिंग इट? क्या शेयर होल्डर्स इस प्रॉफिट कैपिटल को विड्रॉ कर सकते हैं? नो, दिस इज रूल ऑफ ए कंपनी। लिक्विडेशन के इवेंट में ही ये पैसे लौटाए जाएंगे। यानी कंपनी अगर डिविडेंड बांटना चाहती है, कंपनी इन द सेंस डायरेक्टर लोग अगर डिविडेंड बांटने के लिए रेडी है, तो मैक्सिमम डिविडेंड कितना बांटा जा सकता है? 50। आर यू गेटिंग इट? अरे बोलो ना। और ये किस में बांटा जाएगा? सभी शेयर होल्डर्स में, जैसे उनके नंबर ऑफ शेयर्स है उस हिसाब से। आर यू ऑल गेटिंग दिस? तो मान लो कंपनी ने डिविडेंड बांटने का डिसीजन, बस इतना ही, फाइनेंशियल ईयर में इतना ही ट्रांजैक्शन हुआ है, फाइनेंशियल ईयर में इतना ही ट्रांजैक्शन हुआ है। अब कंपनी ने ईयर एंड को 50 रुपए का प्रॉफिट देखा और बोला कि चलो डिविडेंड बांट देता है, पूरा का पूरा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब कंपनी क्या करेगी? 50 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, यानी सभी शेयर होल्डर्स के खाते में पैसे जमा कर देगी। यानी हमारे बैंक से पैसे कितने कटेंगे? यानी एंट्री होगी टू बैंक, हाउ मच? 50। डेबिट कौन सा अकाउंट करो? जब आप विड्रॉवल करते थे तब आप कौन सा अकाउंट डेबिट करते थे? एंड बाद में ड्रॉइंग्स कहां पे भेजा जाता था? कैपिटल से माइनस होता था, क्योंकि नेट प्रॉफिट आप कैपिटल में ऐड करते थे, इसलिए ड्रॉइंग्स को भी वहां पे लेके जाते थे। आई होप यू रिमेंबर दिस। ओके, अभी आपने कौन सा अकाउंट डेबिट करने के लिए बोला? डिविडेंड अकाउंट। अच्छा चलो, डिविडेंड अकाउंट डेबिट कर दिया मैंने, हाउ मच? 50 रुपीज। अब इस डिविडेंड अकाउंट के डेबिट बैलेंस का क्या करोगे? P&L को भेजेंगे। रिजर्व्स एंड सरप्लस कम होने चाहिए ना आपके, बांट दिया तो कम होना चाहिए ना प्रॉफिट। अरे बोलो ना। तो इनडायरेक्टली अगली एंट्री होगी P&L अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट। यानी डिविडेंड एक पार्किंग अकाउंट है जो ओपन होके क्लोज हो गया। डू यू ऑल गेट दिस माय फ्रेंड्स? तो डिविडेंड अगर मैं कट कर देता हूं तो डिविडेंड की एंट्री क्या बन गई? P&L अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी प्रॉफिट ही बांट दिया। समझ में आया क्या दोस्तों? P&L अकाउंट डेबिट यानी प्रॉफिट का बैलेंस कम करो टू बैंक। क्या कंपनी 100 रुपए का डिविडेंड बांट सकती है? नहीं। बांट सकती है? कैसे साहिब? कैसे हरीश सर? है ना, 100 रुपए है, बांट दो, जो होता है आगे देखेंगे। आपको लॉजिकली समझ में आ रहा है क्या कि कंपनी 100 रुपए क्यों नहीं बांट सकती है? क्योंकि प्रॉफिट में उतना बैलेंस ही नहीं है। यानी मैक्सिमम डिविडेंड अ कंपनी कैन डिक्लेयर इज बैलेंस इन देयर रिजर्व्स। ओके, इसमें और चर्चा होने वाली है। इसके बाद हम कौन सा चैप्टर शुरू करने वाले हैं? फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। उसमें तो ये पूरा मैटर खोल के रख देंगे। डू यू गेट इट? ये समझ में आना ही चाहिए, समझ में आना ही चाहिए। लॉ में इसके ऊपर लगभग 1-2 लेक्चर्स होने वाले आपके, ठीक है? धीरे धीरे। मुझे ये पढ़ाना क्यों जरूरी लगता है अभी? क्योंकि डिविडेंड क्या है वही नहीं समझा तो घंटा आप डिविडेंड का अकाउंटिंग करोगे। अब एज ए इन्वेस्टर आप सोचो, आपको पैसा मिल रहा है ना बैंक में, तो आप क्या एंट्री मारोगे? बैंक अकाउंट डेबिट कर दोगे। और आपके लिए कौन सा इनकम है? डिविडेंड इनकम है, रेवेन्यू इनकम है, बराबर है ना? इन्वेस्टमेंट ने रिटर्न जनरेट किया तो आप कौन सा अकाउंट क्रेडिट कर दोगे आपके बुक्स में? डिविडेंड अकाउंट। क्या आपको एंट्री समझ में आई? सर इतनी सी एंट्री समझाने के लिए ये सब चर्चा नहीं, आगे कंसेप्ट एक अलग आने वाला है, ठीक है? डिविडेंड क्या है? एकदम आसान कंसेप्ट है। कंपनी ने कमाए हुए प्रॉफिट्स कंपनी अब डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। कंपनी क्यों डिस्ट्रीब्यूट करेगी? आपको खुश करने के लिए। आप लोग सभी शेयर होल्डर्स को मान लो और आप सभी लोगों ने मुझे अपॉइंट किया है कंपनी चलाने के लिए। मेरे होनहार टैलेंट को अपने ढूंढ निकाला और बोला कि सर आप डायरेक्टर बन जाओ, हम सब पैसा लगाते हैं, एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं, सब शेयर कैपिटल खरीदेंगे, आप चाहते हो तो शेयर्स ले लो, नहीं तो आप बिना शेयर्स लिए बस कंपनी को चलाओ, आप काम पे लग जाओ। आपने मुझे डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया। मैं आपका काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहा हूं, कंपनी बहुत प्रॉफिट में रन कर रहा हूं, लेकिन आपको 1 रुपए का डिविडेंड नहीं दे रहा हूं। आप तरस रहे हो सर कुछ तो दे दो, इतने सालों से पैसा लगाए रखा है इसमें, शेयर के भाव बढ़ रहे हैं वो अलग बात है। जो कंपनियां प्रॉफिट में होती है उसके शेयर खरीदने के लिए लोग तड़पते हैं
और उसके कारण डिमांड ज्यादा होने के कारण मार्केट में प्राइस बढ़ता जाता है। ये मार्केट आप लोगों ने बनाया, मैंने नहीं। मुझे कंपनी में जितना पैसा आपने ओरिजिनली दिया है उस पे मैं बिजनेस कर रहा हूं, लेकिन मैं जितना अच्छा बिजनेस करता जाऊंगा वैसे आपका मार्केट बढ़ता जाएगा, याद रखना। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस होप में आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो जाए, इस होप में मैं सारे कमाए हुए पैसे फिर से बिजनेस में ही लगा रहा हूं बिना डिविडेंड बांटे। क्योंकि मैंने कोई हमारे कंपनी ने कोई कमिटमेंट तो नहीं किया ना आपको डिविडेंड देने का फिक्स परसेंटेज से वगैरह। बात पकड़ में आ रही है क्या? अगर मान लो अभी आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, मुझे कुछ लोगों ने बताया कि अगर आप डिविडेंड नहीं देते हो तो आपका एज अ डायरेक्टर एज अ अपॉइंटमेंट जो होता है वो ये नालायक शेयर होल्डर्स करेंगे ही नहीं फ्यूचर में। यानी कभी कभार शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए भी डिविडेंड दिया जाता है, या फिर कंपनी के पास इतना कैश पड़ा हुआ है और कंपनी के पास प्रोजेक्ट्स ही नहीं है कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मतलब कंपनी को काम ही नहीं है, जो काम चल रहा है उसमें इन्वेस्टमेंट हो चुका है, जो रेवेन्यू खर्चे हैं वो तो हमारे सेल्स में से निकल जाते हैं, जो एक्सेस प्रॉफिट हमने कमा के हमारे पास रखे हैं सो दैट हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिली, अगर कोई नया प्रोजेक्ट मिला तो मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे रखता हूं ना मेरे पास, ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है। तो वो बैंक बैलेंस इतना बड़ा करंट अकाउंट में रख के क्या करोगे सर? तो बांट देंगे। तो डायरेक्टर लोग एक्सेस कैश है तो डिविडेंड भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बीपीसीएल नाम की कंपनी है, ठीक है, ढेर सारा डिविडेंड देती है। वेदांता है, इन्फोसिस है, इनके पास कैश हमेशा पड़ा होता है, इतना पैसा कमाते हैं कंपनी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा डिविडेंड देने वाली कंपनियों का लिस्ट आपको गूगल करोगे तो मिल जाएगा। ये डिविडेंड क्यों देते हैं? क्योंकि इनके पास एक्सेस कैश पड़ा होता है और इनके पास अभी नए प्रोजेक्ट्स नहीं है। बट मान लो कंपनी को पैसा हमेशा लगता है, काम हमारे पास बहुत है, बस पैसा कम पड़ता है काम करने के लिए, तो ऐसी कंपनी कभी डिविडेंड देगी क्या? बिल्कुल नहीं देगी। आर यू गेटिंग दिस? हाँ, हमें मतलब क्या है, हम एज ए इन्वेस्टर बात नहीं कर रहे, अभी हम कंपनी में जा चुके हैं, जरा बात को समझ लो। आपका काम आसान बन चुका है एज ए इन्वेस्टर। इन्वेस्टर क्या करेगा, कहां से पैसा है क्या जान के करूं मैं, मेरे को बैंक में पैसा मिले ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड। बट हमें पीछे जाके कंपनी का भी लॉजिक समझना है कि कंपनी डिविडेंड कब बांटती है। आई होप आप लोगों को समझ में आया। फाइन, ये समझ में आया कि कंपनी ज्यादा से ज्यादा कितना डिविडेंड बांट सकती है, जितना उनके P&L अकाउंट में बैलेंस है उतना ही। और भी रिजर्व होते हैं, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, वो सब में से डिविडेंड बांटा जा सकता है कि नहीं जा सकता है, उसकी चर्चा हम लोग अगले चैप्टर में करेंगे, अभी वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इज इट क्लियर टू यू ऑल? हाँ, कंपनी डिविडेंड बाय द वे कब बांटेगी? ईयर एंड खत्म होने के बाद, या बीच में कभी भी मन चाहा तब बांट सकते हैं कंपनी वाले? कभी भी डिविडेंड बांट सकती है कंपनी, ओके। एंड इसी कारण से डिविडेंड को हमें दो कैटेगरीज में पढ़ना होता है, वन इज फाइनल डिविडेंड एंड वन इज इंटरिम डिविडेंड, ओके। तो क्या होता है ये फाइनल डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड, ये भी चर्चा करेंगे अभी हम लोग। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आई होप यहां तक सबको समझ में आ चुका है। अब मैंने अगला पॉइंट कौन सा बताया आपको, कंपनी डिविडेंड। ये क्या हुआ, इधर का कहां पे गया ये? चुप बैठो रे। चलो जी, लिखेंगे कंसेप्ट ऑफ रिकॉर्ड डेट। अभी मैंने कौन से पॉइंट को हाईलाइट किया कि कंपनी कभी भी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है, इज इट राइट? अब मान लो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 23-24 है, बराबर है ना। आज शिव जयंती है, उसी कारण से कंपनी ने खुश होके मान लो डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, अनाउंसमेंट कर दिया, डायरेक्टर लोगों ने बोला कि चलो आज के इवेंट पे डिविडेंड दे देते शेयर होल्डर्स को, बहुत पैसा अपने पास, ठीक है। तो कंपनी ने यानी डायरेक्टर लोगों ने अनाउंसमेंट कर दिया कि हम आज के तारीख पे डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। तो डिविडेंड मिलेगा किसको, दैट इज द क्वेश्चन। कौन से तारीख के रजिस्टर्ड होल्डर को? जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर किया उसी दिन का तारीख पकड़ेंगे, या ये कोई एक्सप्रेसली डेट मेंशन करता है?
मेंशन करते हैं, दैट डेट इज कॉल्ड एज रिकॉर्ड डेट। मतलब जब डिविडेंड अनाउंस किया जाता है तब एक डेट भी बताया जाता है कि इस तारीख के शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा। तो मान लो 19 फरवरी को अनाउंसमेंट किया और बोल दिया कि 25 फरवरी को जो जो शेयर होल्डर्स है कंपनी के, उन शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा। तो प्रथम सबसे पहला काम क्या करेगा? प्रथम शेयर खरीदेगा। सबसे पहला काम यानी प्रथम वो शेयर्स खरीदेगा। इज इट राइट? क्योंकि मान लो जो बंदा 20 तारीख को शेयर्स खरीदता है वो 25 तारीख को शेयर होल्डर रहता है तो उसको भी डिविडेंड मिलेगा। आर यू गेटिंग इट? या फिर कंपनी ऐसा भी कर सकती है, 19 फरवरी को अनाउंसमेंट कर सकती है और बोल सकती है कि जो 31 जनवरी को शेयर होल्डर्स थे उनको डिविडेंड मिलेगा। अब इसमें मजे की बात यह है, मान लो हरीश ने पिछले 10 सालों से शेयर्स रखे थे एंड 30 जनवरी को उसने शेयर्स बेच दिए, मैंने खरीद लिए उसके पास से, तो डिविडेंड किसको मिलेगा? 31 जनवरी को कौन शेयर होल्डर है? मैं, तो मुझे मिलेगा। तो हरीश बोल रहा है सर पिछले 10 सालों से मैं ये शेयर्स होल्ड करके बैठा हूं, ये मुझे मिलना चाहिए था डिविडेंड। प्रॉफिट भी कौन से बांटे जाएंगे? पिछले साल के ना, जो कमाए हुए प्रॉफिट है वो बांटे जाते हैं। तो कमाए हुए प्रॉफिट पे किसका हक था? लेकिन दुर्भाग्य से उसको डिविडेंड नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो वो डिविडेंड मुझे मिल जाएगा। आर यू गेटिंग इट? मैं हंसी खुशी से उसको स्वीकार करूंगा, मुझे जरा भी गम नहीं होगा वो डिविडेंड रिसीव करते समय। डू यू गेट इट? बिकॉज दिस इज द मैजिक ऑफ रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ रिकॉर्ड डेट? लेट्स राइट इट ऑफ। कट ऑफ डेट लिखेंगे, कट ऑफ डेट डिसाइडेड बाय द कंपनी। कट ऑफ डेट डिसाइडेड बाय द कंपनी to distribute dividend। whoever is owner of shares on this date will receive the dividend। will receive the dividend। ब्रैकेट में लिखना, ओनर मीन्स रजिस्टर्ड होल्डर, रजिस्टर्ड होल्डर ऑफ ए सिक्योरिटी। क्योंकि ओनर तो 31 तारीख को जो है उसी को डिविडेंड मिलेगा। आर यू गेटिंग इट? तो रिकॉर्ड डेट पे फोकस करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, नाउ राइट डाउन नोट नंबर 2, टाइप्स ऑफ डिविडेंड। from the viewpoint of company paying dividend। types of dividend from the viewpoint of company paying dividend। चलो इसको बराबर सेंटर में ऐसा लाइन ड्रॉ करके दो पार्ट्स करो इसके। टाइप्स ऑफ डिविडेंड, दो प्रकार के डिविडेंड होते हैं। वन इज फाइनल डिविडेंड
another one is interim dividend. तो फाइनल डिविडेंड मतलब क्या वो समझ लेते हैं. प्रॉफिट अर्न्ड in previous financial year. Declared and paid in, declared and paid in current financial year. Declared and paid in current financial year. बोलने वाला था मैं इसके बारे में. अच्छा हुआ तुमने बोला. बहुत ही डिफिकल्ट सवाल पूछा तुमने. फाइनेंशियल ईयर एंड असेसमेंट ईयर. लिखो मत. इसमें क्या फर्क है? इसमें क्या फर्क है? ये टैक्स में इधर इसका कोई संबंध नहीं है. डू यू गेट इट? चीजें मिक्स मत करो. वो असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर, वो टैक्स की बातें हैं. मैं जब प्रीवियस ईयर बोलूंगा तो इट मींस पिछला साल. मतलब अभी करंट ईयर कौन सा है हमारा? 23-24. तो मेरे लिए प्रीवियस ईयर कौन सा है? 22-23. बात खत्म. अब दोनों चीजें मिक्स मत करना प्लीज. बराबर है ना? इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीवियस ईयर अगर 23-24 है तो इट इज करंट ईयर. एंड असेसमेंट ईयर 24-25 मतलब प्रीवियस ईयर 23-24. जान दो, मैं उसमें जाना ही नहीं चाहता. शुरू हुआ ये टैक्सेशन में. वो टैक्स की बात है. टैक्स में, अकाउंट्स में प्रीवियस ईयर मतलब पिछला साल, करंट ईयर मतलब करंट ईयर. डू यू गेट इट? अकाउंट्स में करंट ईयर मतलब इनकम टैक्स का प्रीवियस ईयर. हे भगवान मारो मुझे. बच्चों वो इनकम टैक्स की बात है, इनकम टैक्स में रखो ना. आप क्यों यहां पे ला रहे हो? मैंने प्रीवियस ईयर जो लिखा है वो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर है. मतलब मैं किसी भी डिविडेंड को 23-24 में डिक्लेयर करता हूं, लेकिन प्रॉफिट कौन से साल में कमाए हुए बांटे जा रहे हैं? 22-23. यानी 22-23 फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट अगर मेरे 23-24 के करंट ईयर में बांटे जा रहे हैं तो आई विल बी कॉलिंग इट एज अ फाइनल डिविडेंड. अब समस्या क्या है जरा समझ लो. डिविडेंड बांटने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा ना कि प्रॉफिट कमा रहे हो या लॉस में हो. जो बैंक में बैलेंस है दैट इज नॉट इक्वल टू प्रॉफिट माय फ्रेंड्स. अभी मेरा बैंक अकाउंट ओपन करके देखोगे तो उसमें 10 लाख रुपए दिखेंगे. आपको क्या लगेगा? सर के पास बहुत पैसा है. ठीक है, लेकिन बेटा कल ही मैंने एसबीआई से 10 लाख रुपए 15 लाख लोन पे लिए थे, 5 लाख खर्च करके बैठा हूं. ऐसा भी तो हो सकता है. तो वॉट एवर योर बैंक अकाउंट बैलेंस इज डजंट मीन कि यू आर इन प्रॉफिट. फॉर फाइंडिंग आउट व्हाट इज प्रॉफिट यू हैव टू प्रिपेयर P&L account, and P&L account we prepare only once in a year. And after that calculation, if there is a profit, directors take decision about dividend. But वो चीज समझने के लिए पहले 31 मार्च खत्म होना जरूरी है. मतलब मुझे 23-24 को 23-24 के अकाउंटिंग ईयर में
मान लो मुझे डिविडेंड बांटना है, इस फाइनेंशियल ईयर का डिविडेंड मैं बांटना चाहता हूं, लेकिन मैं कब बांटूंगा ये डिविडेंड? प्रॉफिट पता चलने के बाद। प्रॉफिट पता कब चलेगा? बैलेंस शीट बनाने के बाद, पी एंड एल बनाने के बाद। पी एंड एल कब बनता है? तारीख बताओ, तारीख। 31 मार्च 24 का अगर पी एंड एल बनता ना, तो सारे सीएज 1 अप्रैल को गोवा में होते हैं। हाउ इट इज पॉसिबल? 31 मार्च खत्म होते ही पी एंड एल बनेगा आपका। यहां पे एक ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता आपका, वो भी छोटू सा एक आध क्वेश्चन देते हैं। तो रिलायंस जैसे कंपनी के बैलेंस शीट पी एंड एल थोड़ी 31 मार्च को बनेंगे। ऑफकोर्स दे विल टेक सम टाइम टू मेक इट रेडी। ट्रायल बैलेंस पूरा आउटस्टैंडिंग के एंट्रीज मारने होते हैं, प्रीपेड के एंट्रीज मारने होते हैं, सारा अकाउंट्स उनको चेक करना पड़ता है, फिर ऑडिट करवाना पड़ता है, फिर ऑडिट करने के बाद वो ऑडिट से मिस्टेक जो मिलेंगे चेक करके वो रेक्टिफाई किए जाते हैं, एंड तब जाके अकाउंट्स बनते हैं। यानी 31 मार्च 24 का बैलेंस शीट बनने के लिए आपको कम से कम 3, 4, 5 महीने चाहिए। तो सर 1 साल ले लो। क्या किसको गड़बड़ है? आराम से डिविडेंड बांटो। बेटा एजीएम नाम की भी कोई चीज होती है, वो हर 6 महीने में कंडक्ट करनी पड़ती है फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। और इस एजीएम में कंपलसरी अकाउंट्स प्रेजेंट करने होते हैं डायरेक्टर्स को। कंपनीज एक्ट का एक सेक्शन है, सेक्शन अभी नहीं बताऊंगा, बाद में मोहित सर बता देंगे, मैं भी बताऊंगा अकाउंट्स के एक चैप्टर में। डू गेट इट? तो कंपनी को कंपलसरी अकाउंट्स प्रेजेंट करने पड़ते हैं, डायरेक्टर्स को कंपलसरी एजीएम में अकाउंट्स शेयर होल्डर्स के सामने रखने पड़ते हैं, और उसका लास्ट डेट आता है एजीएम का 30 सितंबर। यानी 30 सितंबर के पहले किसी भी हालत में अकाउंट्स बनने जरूरी है, और 30 सितंबर को ही वो मीटिंग में ही डिसीजन लिया जाता है। अब डिविडेंड की बात सुन लो दोस्तों, ये सारे मैटर्स आपके सामने फिर से आने वाले हैं लॉ में, फिर से आने वाले हैं कौन से चैप्टर में? फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज के केस में, ठीक है ना। तो अभी मैं सिर्फ रफ में बता रहा हूं, क्योंकि ये चीजें पता होनी चाहिए ना डिविडेंड का अकाउंटिंग करने के लिए। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, डिविडेंड बराबर है। तो मान लो मुझे 23-24 का डिविडेंड बांटना है, फाइनेंशियल ईयर 23-24 जो कि मेरा करंट फाइनेंशियल ईयर है, उसका डिविडेंड पूरा चेक करके बांटना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके अकाउंट्स क्लोज करने पड़ेंगे, बराबर है क्या? वो अकाउंट्स 31 मार्च को कभी क्लोज नहीं होते, उसके बाद हम बुक्स क्लोज कर देते हैं, नए बुक्स नए माने जाते हैं, और हम लोग इसको चेक वगैरह करके इसका प्रॉफिट फाइनल कर देते हैं। एंड वंस द प्रॉफिट इज फाइनल, हम लोग 23-24 का डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं। लेकिन तब तक हम कौन से फाइनेंशियल ईयर में जा चुके होते हैं? 24-25 में पहुंचे होते हैं। आर यू गेटिंग इट? तो समझ लो मेरी बात को। अभी 23-24 फाइनेंशियल ईयर का डिविडेंड आपने डिस्ट्रीब्यूट करना कब है? 24-25 में। इफ यू वांट टू calculate correct profit and then you want to distribute dividend, you have to wait. Are you getting this? समझ में आ रहा है? तो एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का डिविडेंड नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में बांटा जा रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनल डिविडेंड। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फाइनल। नो चेंज इज एक्सपेक्टेड इन दिस। बट कभी कभार बहुत सारे कंपनियों को क्वार्टरली अकाउंट्स पब्लिश करने का भी लॉ है, लिस्टेड कंपनियों को स्पेशली। जो कंपनियां बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एनएससी पे लिस्टेड है, उनको कंपलसरी, आपने कभी इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड ये पेपर देखे हुए हैं पुडारी छोड़ के? पुडारी में आपको कभी नहीं मिलेगा ये, बट बहुत सारे ये ऐसे बिजनेस न्यूज पेपर्स होता है जिसमें आपको क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखेंगे, यानी 3-3 महीने के रिजल्ट्स वहां पे पब्लिश किए होते हैं। और उन 3 महीने में मान लो प्रॉफिट दिखा, तो शेयर होल्डर्स खुश होकर करंट ईयर का प्रॉफिट करंट ईयर में भी बांट सकते हैं। करंट ईयर का प्रॉफिट करंट ईयर में बांटा, इट इज कॉल्ड एज इंटरिम डिविडेंड। करंट ईयर का प्रॉफिट अगले अकाउंटिंग ईयर में बांटा, फाइनल डिविडेंड ऑफ दिस ईयर डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेक्स्ट ईयर। या फिर करंट ईयर में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है, लेकिन कौन से साल का है? पिछले साल का है। आर यू गेटिंग इट? तो डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर डिस्ट्रीब्यूटेड इन करंट ईयर इज कॉल्ड एज फाइनल डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर। आई बात समझ में? अकाउंट्स में प्रीवियस ईयर मतलब पिछला साल,
टैक्सेशन का कोई संबंध नहीं है। टैक्स का आप टैक्स में देख लो। चुप बैठो रे साहिब, बराबर है ना? अरे बोलो ना। तो लिखा मैंने बराबर, प्रॉफिट अर्नड इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर डिक्लेयर्ड एंड पेड इन करंट फाइनेंशियल ईयर। एग्जाम्पल लिख लो उसके आगे। प्रॉफिट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22-23 declared and paid in financial year 23-24। चाहिए तो आप यहाँ पे हाईलाइट करके रखो, इसका इनकम टैक्स के साथ कोई संबंध, इनकम टैक्स AY PY के साथ कोई संबंध नहीं है, लिख के रखो वहाँ पे, क्योंकि 3 महीने के बाद आप फिर से यही क्वेरी रेज करोगे वहाँ पे, और ऐसे क्वेरीज के कारण टेंशन होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना? इसका इनकम टैक्स AY PY के साथ कोई संबंध नहीं है। ओके, तो दोस्तों ये सभी को समझ में आया फाइनल डिविडेंड मतलब क्या चक्कर है, और उसका रीजन भी मैंने बता दिया ऐसा क्यों होता है। सर नहीं, 31 मार्च का डिविडेंड 31 मार्च के डेट पे ही बांटो, तो बताओ प्रॉफिट कितना है? मुश्किल है, उसी दिन वो साल का प्रॉफिट निकालना मुश्किल है। मतलब आपको अकाउंट इतने एक्यूरेट रखने पड़ेंगे, हर रोज आपको सही अकाउंटिंग करना पड़ेगा। फिर 31 तारीख को बैलेंस शीट P&L आपका सॉफ्टवेयर निकालेगा, लेकिन वो एक्यूरेट होना चाहिए, ऐसा मुश्किल है। एक ना एक एंट्री तो रह ही जाती है बच्चों, एंड बिना ऑडिट किए वगैरह उसको फाइनल डिविडेंड कैसे बोलोगे? फाइनल डिविडेंड मतलब क्या था? जो फ्यूचर में कभी चेंज नहीं हो सकता है। इंटरिम का सीन अलग है। इंटरिम मतलब टेम्पररी, कुछ मान लो टोटल ईयर में मैं 10% डिविडेंड बांटना चाहता हूं, तो शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए 5%, 8% ऐसे अभी बांट दूंगा, और बचा हुआ डिफरेंस जो है वो बाद में ईयर एंड खत्म होने के बाद बांट दूंगा। आर यू गेटिंग इट? हाँ, अगर ऐसा कोई फिक्स रेट देते नहीं है हम लोग, कृपया करके इसको गलती से ऐसे मत समझना कि कंपनी हर साल 10% देगी मतलब देगी, ऐसा नहीं है। कंपनी 10% भी दे सकती है डिविडेंड, 1% भी दे सकती है, डिपेंड्स। ओके फाइन, आई होप आप लोगों को समझ में आया व्हाट इज फाइनल डिविडेंड। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज इंटरिम डिविडेंड। लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर declared and paid in current financial year is called as, लिखो मत, दिस इज इंटरिम डिविडेंड, बराबर है ना? प्रॉफिट ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर डिक्लेयर्ड एंड पेड इन करंट फाइनेंशियल ईयर। तो किसी की क्वेरी आनी चाहिए कि सर ऐसा कैसा पॉसिबल है? फिर बेटा क्वार्टरली प्रॉफिट निकाल के मान लो प्रॉफिट है, ऐसा पता चला, इस्टीमेटेड। ठीक है ना? ऐसा कोई रूल नहीं है कि सब अकाउंट्स फाइनल करके डिविडेंड बांटो। कंपनी को अगर बीच में ही पैसे बांटने हैं बांट सकती है, बस उसका कैलकुलेशन कहां से लिया जाता है मैंने बता दिया। बहुत सारे लिस्टेड कंपनियों को क्या करना पड़ता है? इंटरिम अकाउंट्स पब्लिश करने पड़ते हैं, क्वार्टरली रिपोर्ट्स देने पड़ते हैं। ठीक है ना? मैंडेटरी है, सेबी के गाइडलाइंस है। सेबी मतलब CID, हाँ, सेबी मतलब यू नो दैट, राइट? तो सेबी के जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार लिस्टेड कंपनियों को कंपलसरी पब्लिश करने पड़ते हैं क्वार्टरली अकाउंट्स। ओके, एंड वो क्वार्टरली अकाउंट्स के बेसिस पे भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करके डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। करंट ईयर का प्रॉफिट करंट ईयर में बांटा, इट इज कॉल्ड एज इंटरिम डिविडेंड। यानी एग्जांपल के तौर पे 22-23 का प्रॉफिट कब बांटना जरूरी है? 22-23 में ही। पैसा बैंक से कब जाना चाहिए? 22-23 में कंपनी ने कमाने चाहिए एंड बांटने भी उसी साल में चाहिए, तो इंटरिम डिविडेंड। अदरवाइज फाइनल डिविडेंड मतलब क्या? 22-23 का प्रॉफिट 23-24 में बांटा जाएगा, या फिर 21-22 का प्रॉफिट 22-23 में भी बांटा जा सकता है। वो पिछले साल का फाइनल डिविडेंड, ये करंट ईयर का फाइनल डिविडेंड। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे एग्जाम्पल
प्रॉफिट अर्नड इन फर्स्ट 6 months of 20 to 23 declared and paid in 20 to 23। क्या सभी बच्चों को अभी तक की बातें समझ में आई? चाहे डिविडेंड फाइनल हो चाहे डिविडेंड इंटरिम हो, मिलेगा किसको? क्या फालतू आंसर देते हो? ऑन रिकॉर्ड डेट। हाँ, ये इंपॉर्टेंट था। मिलेगा किसको? शेयर होल्डर को ही मिलेगा ना। मैं ऐसे फालतू सवाल पूछूंगा क्या? कुछ भी है। दोस्तों ध्यान से सुनना। अभी दो, हम कौन से ट्रांजैक्शंस को यहां पे बीच में ला रहे हैं? परचेस सेल हो रहा है उन शेयर्स में, लगातार परचेस सेल होता ही है। कोई शेयर होल्ड करके रखता ही नहीं है। अथर्व खरीदता है, बाद में हरीश खरीदता है, बाद में साहिल खरीदता है। ऐसे शेयर ट्रांसफर होते रहते हैं एक दूसरे के पास से एक दूसरे के पास को। तो बेसिकली डिविडेंड मिलेगा किसको? दैट इज द क्वेश्चन। तो डिविडेंड किसको मिलेगा, उसका आंसर है रिकॉर्ड डेट चेक करना पड़ेगा। एंड रिकॉर्ड डेट अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो क्या, कौन सा डेट रिकॉर्ड डेट मानेंगे? डिक्लेरेशन डेट को ही रिकॉर्ड डेट मानेंगे। ठीक है ना? यहाँ पे जगह है क्या नोट नंबर 1 में? है यहाँ पे जगह थोड़ी सी? नहीं है तो साइड में ऐसा एरो करके लिखिए। नहीं तो हैश टैग लगाइए और मार्जिन में जाके हैश में लिखिए। इफ रिकॉर्ड डेट इज मिसिंग इन द क्वेश्चन, इफ रिकॉर्ड डेट इज नॉट स्पेसिफिकली गिवन इन द क्वेश्चन, ऐसा लिखो, मिसिंग मत लिखना। इफ रिकॉर्ड डेट इज नॉट स्पेसिफिकली गिवन इन द क्वेश्चन, date of declaration of dividend, date of declaration of dividend will be considered as record date. Date of declaration of dividend will be considered as record date. Okay, चलो अब लिखेंगे तो दोस्तों मैंने शुरुआत कहां से की? डिविडेंड का ट्रीटमेंट हम डिस्कस करने वाले थे, बट बिफोर डिस्कसिंग द ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड हम लोगों ने क्या सोचा कि डिविडेंड के बारे में कुछ चीजें, बेसिक चीजें जान लेते हैं। तो उसमें हमने रिकॉर्ड डेट का कंसेप्ट समझा और डिविडेंड दो प्रकार का हो सकता है वो समझ लिया। ओके, नाउ सेंटर में बराबर लिखना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड। इन द बुक्स ऑफ इन्वेस्टर, बराबर है ना? इन द बुक्स ऑफ इन्वेस्टर। If dividend is if dividend is declared and received out of pre-acquisition profits,
ट्रीटमेंट लिख लो, डिस्कस करेंगे। कैपिटल रिसीट मानना है उसको, एंड एंट्री करनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। चुपचाप अभी लिख लो, चर्चा करेंगे हम लोग इसके ऊपर। बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सेकेंड कंडीशन है इफ डिविडेंड is declared and received out of post acquisition profit, देन इसको कौन सा रिसिट मानना है? रेवेन्यू रिसिट। एंड रेवेन्यू रिसिट की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट। इज इट राइट? फाइन। तो दोस्तों यहां पे मुद्दा ये है, आपको डिविडेंड मिल जाएगा बैंक अकाउंट में। आपको चेक क्या करना है एज ए इन्वेस्टर कि ये डिविडेंड प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से है या पोस्ट एक्विजिशन से, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से है। अब ध्यान से सुनो, ये समझना बहुत जरूरी है। लिखेंगे अगले लाइन पे, ये चार्ट यहां पे क्लोज हो गया, अगले लाइन पे लिखना है प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स means profit of the period before acquisition of shares, सॉरी earned before करो, profit of the period earned before acquisition of shares by the investor, इसको प्री एक्विजिशन प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, अब मैं एग्जांपल क्या दे रहा था, पिछले 10 सालों से हरीश ने शेयर्स होल्ड करके रखे हैं। मान लो 1 अप्रैल 2010 को हरीश ने शेयर्स खरीदे थे। ठीक है, कब तक होल्ड करके रखे बेचारे ने? 31 जनवरी 24 तक होल्ड करके रखे हैं। ओके, नहीं कि कब तक? 30 जनवरी तक। और मैं उसने बेच कब दिए? 31 जनवरी 24 को बेच दिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब 31 जनवरी 24 को किसको बेचे? मुझे बेचे मान लो। एंड डायरेक्टर्स ने 15 फरवरी को डिविडेंड का, सॉरी 19 फरवरी को डिविडेंड का अनाउंसमेंट कर दिया। एंड रिकॉर्ड डेट कौन सा रखा? 31 जनवरी 24 ही रिकॉर्ड डेट रखा। आई होप आप लोगों को सबको सिचुएशन समझ में आ रहा है। जरा डेट्स पे फोकस करो, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। 19 फरवरी को अनाउंसमेंट कर दिया। डिविडेंड कौन से ईयर का बांट रहे ये लोग? मान लो ये डिविडेंड बांट रहे 23-24 का, तो इंटरिम डिविडेंड हुआ। 23-24 का डिविडेंड 23-24 में ही बांटा जा रहा है। पहले 9 महीने का डिविडेंड है, ऐसा समझ लो। ठीक है ना? तो ध्यान से समझिए बच्चों, 19 फरवरी 24 को डिविडेंड डिक्लेरेशन हुआ।
रिकॉर्ड डेट कौन सा डिसाइड किया है कंपनी ने? 31 जनवरी 24 को। अब मेरे एंगल से सॉरी, पहले बेसिक सवाल यह है कि डिविडेंड मिलेगा क्या मुझे, क्योंकि मैंने शेयर्स कब खरीदे हैं? 31 जनवरी 24 को, बराबर है ना? तो ये डिविडेंड मुझे मिल गया, तो मैं कैसे एंट्री करूं ये डिस्कशन हो रहा है। ओके, तो मुझे बैंक अकाउंट डेबिट करना ये तो पक्का है। अब हरीश ने एक्चुअली ये डिविडेंड मिलना किसको चाहिए था? हरीश को मिलना चाहिए था। मान लो 1 लाख रुपए का डिविडेंड है, तो किसको मिलना चाहिए था? हरीश को मिलना चाहिए था। बट बेचारे ने 30 तारीख को शेयर्स बेच के बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी। उसको पता थोड़ी था कि 19 फरवरी को डिविडेंड डिक्लेरेशन होगा और रिकॉर्ड डेट यही निकलेगी। उसकी भी गलती, मतलब इनोसेंट गलती है, उसको थोड़ी पता था कि ये सब होने वाला है। अरे बोलो ना, नसीब नसीब का खेल है। अरे बोलो, 11 बजे की राह मत देखो, ठीक है? बज गए क्या? हाँ, तो 1 लाख रुपए का ये जो डिविडेंड कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट किया है, ये मिलेगा किसको? मुझे, बराबर है? मैंने मान लो ये इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए दे के खरीदे हैं। कौन से तारीख को? 31 जनवरी को खरीदे हैं। और प्रॉफिट कौन सा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? ऑब्वियसली 31 जनवरी रिकॉर्ड डेट है, मतलब प्रॉफिट कौन सा डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा? उसके पहले का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। तो दोस्तों, मैंने इन्वेस्टमेंट भी नहीं किया था उन कंपनी के शेयर्स में, लेकिन मुझे रिटर्न आ गया। ठीक है, ये स्टोरी मैं कल कंटिन्यू करता हूं, क्योंकि आपका डीटी का समय नहीं खाऊंगा। तो मिलता है कल के लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।